नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और आप देख पा रहे हैं मेरे साथ दूसरी खिड़की में आप सभी के सुपरिचित हमारे अग्रज वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको भी व्यालोक और व्यालोक वाणी के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं दर्शकों, सर लगातार इस भीषण गर्मी और उमस में कोलकाता की सड़कें नाप रहे हैं। केवल कोलकाता नहीं नाप रहे हैं, ट्राम से घूम रहे हैं, उसके जो लोकल ट्रेन है उसका मजा ले रहे हैं, 24 परगना जा रहे हैं, कूच बिहार जा रहे हैं, ममता की रैली कवर कर रहे हैं, जिसको कहते हैं बिल्कुल सड़क से बंगाल के चुनाव को हमें दिखा रहे हैं। मैं भी इनके साथ था कुछ दिनों, मैं लौट आया हूं। सर, पिछले 2 दिनों का बताइए, ममता की रैली और अभी आप कहाँ हैं? और अब चूंकि कल ही चुनाव है तो ताजा हालात क्या हैं? देखिए, अब सब कुछ पहले फेज का खत्म हो चुका है। चुनाव प्रचार कल रुक चुका है। जो भी चुनाव आयोग को अब इस पूरे रण में, चूंकि लड़ाई तो चुनाव आयोग और टीएमसी के उस इकोसिस्टम की है जो उसको वामपंथियों से मिला, उसने उसको और धारदार किया, तेज किया। पिछली बार हम इतना स्पष्ट नहीं बोलते थे क्योंकि हम भी उस तरह से उस सारे सिस्टम के अंदर घुसकर नहीं देखते थे, लेकिन अब लगता है कि यहाँ वोट चोरी एक बड़ा मेजर काम है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ एक सिस्टम है जो जिताता है, जो नौकरियां देता है, जो उन्हीं को फिर बाद में वो जो सरकारी नौकर बने उन्हीं का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए करता है। फिर जो चुनाव जीत के आते हैं उसी के लोग ये सारी जो रिगिंग है वो सब चीजों पर कंटिन्यूएशन, यानी एक साइकिल घूमता रहता है। और इस साइकिल में जो जो लाभदायक है वो पूरे देश में इसके सिस्टम का गाना गाते रहते हैं। फिर दिल्ली में बैठे हुए मोदी विरोधी या तमाम सिस्टम के लोग जिनको ये लगता है कि ये यहाँ लोकतंत्र खतरे में, वो यहाँ के लोकतंत्र के गाने सुनाते रहते हैं। तो ये एक सिस्टम है जो दिख रहा है। अब वो चुनाव आयोग उसको कितना तोड़ने में सफल होता है नहीं होता, देखिए चुनाव आयोग की तमाम कोशिशों के बावजूद और जो तमाम जो चुनाव सही से कराने की जो एक अविस्मरणीय तैयारियां दिख रही हैं, इसके बावजूद व्यालोक ये बहुत लोगों को अभी भी यकीन नहीं है कि ये इस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि वो अंदर तक धंस चुका है। कई बार आप एक सिस्टम को देखते हैं कि अब आप उससे वो निकाल लेंगे तो वो बचेगा या नहीं बचेगा। यहाँ अगर हम लोग बंगाल की पॉलिटिकल उसको एनालॉजी को देखते हैं या बंगाल की उसकी एक तरह से हम उसके अंदर अगर जाकर धंसना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो स्पाइनल कोड में बदल चुकी है। जो सिस्टम के अंदर तक धंस चुका है कि इस राज्य में चुनाव सही से नहीं हो सकते हैं, ये उसकी स्पाइनल कोड बन चुकी है। जो 1970 से लेके आज तक दिखता है, 70 के कार्टूनों में दिखता है, आर के लक्ष्मण के, और आज के चीजों में दिखाई देता है कि कल भी दांतन में जिस तरह से अटैक हुआ, मोटरसाइकिलें जली, उनको मारा, भागे, हाथ टूटे हुए हैं, और आपने देखा होगा कोई चुनाव आयोग कहीं नहीं दिख रहा है। इससे पहले राकेश सिंह पर हमला हुआ, वहां पुलिस ने लाठियां बजाई। बहुत सारी जगह है, एक दो केस नहीं है जो ये बताते हैं उनको सस्पेंड कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं सिस्टम का, लेकिन ये सिस्टम के अंदर के पार्ट हो चुके हैं। आप ऐसा कोई भी अपनी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल इंजेक्ट नहीं कर सकते जो उसको स्वीकार्य नहीं है। इसी तरह से वो फॉरेन एजेंट हो जाता है और फिर उसके लिए बॉडी आप रिएक्ट करती है, आप एंटीबायोटिक देते हैं, वो देते हैं, ठीक करते हैं, अलग चीज है। लेकिन उसी तरह से यहाँ कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा ये किसी को मालूम नहीं, व्यालोक कोई नहीं जानता है इस देश में। और यहाँ दरअसल वो आबादी ये चाहती है, उसके अंदर इस बात का बहुत गौरव है। मैं जब परसों तरसों रैली को कवर कर रहा था तो वहां मुझे 3 लोग एक ही जगह में, भवानीपुर के उस पार्क स्ट्रीट पे 3 लोग एक ही इंटरव्यू में मिल रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि बिहार के लोग मूर्ख हैं, वो लोग तो उसको चुन लेते हैं। यहाँ दूसरे हैं, बिहारी बिक जाते हैं, वो दूसरे क्यों? क्योंकि एक दूसरे राज्य ने चुनाव एक दूसरी पार्टी को चुन लिया। इस बात से ये नफरत है और ये इसके ऊपर होने की निशानी है कि साहब ये बहुत समझदार है, क्योंकि ये उस सिस्टम को, जो सिस्टम इस देश में बोलने तक पे जबान पर पाबंदी लगा देता है। मैंने उनको वहीं उसी समय बोला, बाकायदा मैंने कहा भी कि तुम्हारे अंदर ये कौन सी फितरत है कि जो दूसरे राज्यों को नीचा दिखा के अपनी बात बताना चाहते हो? जिसको तुमको चुनना है चुनो। फिर आगे गया तो एक ने कहा कि साहब बहुत सारी चीजें कह ले सर, कुछ तो बदलेगा। तो मैंने उसको हंसते हुए कहा कि कुछ तो बदले ना बदले, लेकिन कम से कम बात करना सीख लो लोगों के साथ कि हाँ, डर के बिना बोल सको कि चुनाव में किसको वोट दोगे किसको नहीं। और ये जरूरी नहीं हर आदमी जवाब दे, लेकिन कम से कम डर ना हो
उसका मन नहीं है तो बात ना करे, अलग बात हो सकती है। कोई जबरदस्ती आप माइक लगाएंगे, कोई बोलेगा, ये जिम्मेदारी थोड़ी है, हो सकता है मैं भी जवाब ना दूं किसी मूड पे। लेकिन आपको डर नहीं होना चाहिए। आप इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि डर है, तो वो सिस्टम आपका ओवरऑल, मैं ये कह रहा हूं, चूंकि आपने कहा कि चुनाव से पहले का, तो चुनाव के पहले का ज्योग्राफिया तो यही दिखता है आपको इस इलाके का। फिर दूसरा क्या है कि बीजेपी का जो लोग हैं, वोटर्स हैं, वो बहुत आपको दिख रहे हैं, लेकिन क्या वोट दे पाएंगे? क्या उनके अंदर इतना हौसला होगा कि वो जाएंगे? या वो आखिर में जो रात में जो मैंने यहाँ एक टर्म मैंने सुनी थी, जो बांग्ला बोतल और बिरयानी, जो रात का खेल होता है, वो उस खेल को वो मैनेज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? तो मुझे लगता है कि चुनाव 4 तारीख को ही खुलेगा। चुनाव 4 तारीख को ही खुलेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है भाई, आपको वोट देना चाहते हैं, वो कहते हैं हम दे भी रहे हैं। लेकिन मैं बैठा था एक जगह और, सुबह चाय पीने चला गया मैं उस तरफ, पार्क स्ट्रीट के बाईं तरफ वाले इलाके में, चूंकि जहां मैं रुका हुआ था उसके आसपास का इलाका था, तो मैंने वहां भी, एक पंडित जी आ गए तो बैठे, तो बहुत धीमे से दबी जबान में बोलते हैं कि साहब देखेगा ऊपर वाला। तो ये सब चीजें यहाँ दिख रही हैं। अब इस पर जो भी असेसमेंट करते हैं, हम लोग उस असेसमेंट को देखते हैं दोस्तों, जो लोगों के साथ बातचीत करके आता है। हम लोग वो देखते हैं जो ऊपर से दिखता है, लेकिन क्या आप अंदर धस सकते हैं? जी, आपका माइक म्यूट है। हाँ सर, ये मैं अक्सर कर देता हूँ। वो तो आपकी पत्रकारीय सत्यनिष्ठा है कि आप इतनी बेबाकी से अपनी बातें कह रहे हैं, वरना तो यहाँ लोग हैं जो माइक 2 को ठूंसते हैं, एसी कमरों में ही बैठ के पूरा चुनाव समझा देते हैं, सीटें गिन देते हैं, कह देते हैं कि ये सब। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो बात कही वो सारी चीजें ठीक है कि 4 मई को खुलेगा, और ये सिस्टम बनाम चुनाव आयोग, टीएमसी ने जो सिस्टम गढ़ा है उसका ये है। लेकिन इसी के जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, ये भी तो हमने कभी नहीं देखा था सर। जैसे अभी उसके 3 फैसले जो आज सुबह सुबह मैंने देखे कि 2 पहिया पर पिलियन राइडिंग पर रोक लग गई है रात में। उसके अलावा अगर किसी बूथ से कोई भी परफ्यूम लगी या गोंद लगने की ईवीएम पर अगर खबर आई तो वो देख लिया जाएगा, और कैमरे अगर आधे घंटे भी रहे, 5 मिनट भी बंद रहे, तो चुनाव आयोग ने तो अपनी भरपूर तैयारी की है, और यही शायद परिवर्तन का बायस भी लग रहा है। आपके साथ जब मैं हावड़ा घूम रहा था तो सर, वहां तो लोग ऑन कैमरा भी बोल रहे थे, और ये भी एक परिवर्तन का द्योतक है, क्योंकि बंगाल में तो लोग बोल ही नहीं रहे थे। हम लोग जब जूट मिलों के पास गए तो वहां लोगों ने कहा कि ऑलरेडी धमकी आ चुकी है। इन तमाम चीजों के, ठीक है कि 4 मई को चुनाव खुलेगा, लेकिन प्रथम चरण के 152 में आपको क्या लग रहा है? मैं न सीटों की संख्या पूछ रहा हूं, न हार जीत का प्रतिशत पूछ रहा हूं। आप लगातार घूम रहे हैं, लगातार सड़कों पर हैं, आप हमारी तरह कमरे में बंद नहीं है। तो प्रथम चरण में अब जबकि 24 घंटे भी नहीं बचे हैं, कुछ घंटों में फैसला हो जाएगा पहले चरण के 152 सीटों का। आपको क्या लगता है, परिवर्तन या यथास्थितिवाद? किधर जा रहा है बंगाल? पहला फेज तो मैं ये कहूंगा आलोक की इस चुनाव का फैसला भी करेगा, क्योंकि अगर बीजेपी कहीं है और बीजेपी सत्ता में आना चाहती है, या सत्ता में उसको लगता है कि वो आएगी, तो उसका फैसला पहले फेज में ही हो जाएगा। जैसे पानीपत का मैदान ये तय कर देता था दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, नॉर्थ बंगाल इस बार ये फैसला कर देगा कि जो बीजेपी है वहां पहुंचेगी कि नहीं। क्योंकि दरअसल आपके पास प्रोविजन होना चाहिए जब आप युद्ध करते हैं, आपके पास पूरा वॉर के लिए जो खाना है वो होना चाहिए, और आपके पास युद्ध लड़ने वाले सैनिकों की संख्या चाहिए। तो वो तब होता है जब आप साउथ कोलकाता या दूसरी जगह आएंगे जहां पिछली बार आप बुरी तरह खेत रहे थे, और वहां पिछली बार आप जो है नॉर्थ बंगाल से आपने कुछ हासिल किया था। 2016 से 2021 का चुनाव टोटली डिफरेंट था व्यालोक। 2000 में जो पार्टी 10% पे थी वो अचानक 38% पे आती है, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन वो जो 10% जो 38% है उसको 42% करना है, वो एक बड़ी चीज होती है। 46 को 42 पे लाना है,
और 38 को 42 या 43 करना है। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि 10 सेकंड में पार करने वाले 100 मीटर को बहुत सारे स्प्रिंटर होते हैं, लेकिन उसको हर सेकंड पर पार करना, उसमें सालों लगते हैं। जो रिकॉर्ड बन जाते हैं उनको पार नहीं किया जाता। तो वो जो जो छोटा सा अंतर है जनता और जीत के बीच में बीजेपी का, वो लिंक जो है यही है, नॉर्थ बंगाल में ही है। और नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का जो इस समय का माहौल है, मुझे लगता है कि वो स्वीपिंग करने की तरफ है। अगर स्वीप करती है तभी वो आगे की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि पिछली बार की 54-55 सीटें 77 में से आप यहाँ हासिल कर लेंगे, उससे बहुत कुछ नहीं होगा। आपको 152 सीटों में से 100 सीटें क्रॉस करनी होंगी, तब आप जब साउथ बंगाल तक पहुंचेंगे, वहां जो असली लड़ाई होगी उसमें आपके पास 100 सीटों का ऐसा मार्जिन होगा जो ममता बनर्जी को यहां बहुत बड़ी उनकी जीत के बाद जी रोक सकता है। तो मुझे लगता है कि ये, और इस समय एक अच्छा माहौल बीजेपी को दिख रहा है। आप देखेंगे कि उन्होंने जो समीकरण, चाहे दार्जिलिंग में हो, जो गोरखा उनके साथ है, उनके साथ अच्छे हैं, जलपाईगुड़ी से लेकर नीचे तक है, मेदिनीपुर ईस्ट और वेस्ट दोनों में उनका बेहतर लड़ाई पिछली बार से बहुत शानदार दिख रहे हैं। कूच बिहार में उनका बेहतर दिख रहा है। अगर आप इस तरह से देखेंगे, नादिया में वो मतुआ मोटो की बात जरूर है, लेकिन फिर दोबारा से जिस तरह से परिसीमन और ये वो माफ कीजिएगा ट्रिब्यूनल और उन सब का आश्वासन लोगों ने देने की कोशिश की है, अपने मतदाताओं को कहा है कि ये सब पूरा होगा, मुझे लगता है कि वो भी एक बेहतरीन दांव हो सकता है जो उनको वापसी कराएगा। और अगर हम मालदा में देखें, मालदा में पहली बार उनके पास जो सीट थी वो बनी रहेगी और आगे बढ़ सकते हैं। मुर्शिदाबाद में बहरामपुर थी, उसके अलावा उनको 1 या 2 सीटों का मुझे लगता है कि इस पूरे उसमें फायदा होता दिखता है। हालांकि जो टीएमसी ने उसने सबसे बड़ा काम यही किया हुआ है कि इस बार सीपीएम को उसने बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ी ताकत, बहुत सारे उनको संसाधन प्रोवाइड कराए ताकि हिंदू वोटरों के अंदर डिवीजन हो सके। और अगर नॉर्थ बंगाल में ममता बनर्जी को सबसे बड़ी एक चीज बच रही है तो उनके पास वो मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर और इन सब के अलावा बाकी सब जगह पर मुझे लगता है उनको हर जगह पर अपने लिए हिंदू वोटर्स को खींचना बहुत मुश्किल का काम है। देखिए, अगर बीजेपी नॉर्थ बंगाल को स्वीप नहीं करती है तो मुझे लगता है कि फिर बीजेपी को अपने सारे उन पर एक बार फिर से गौर करना पड़ेगा और फिर एक बारी का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, ये तो आपने हालात बताए। आप जो, मैं फिर से वही सवाल दूसरे से इससे पूछूंगा, ये आपको छोड़ूंगा नहीं। आपको क्या लग रहा है कि जो करने में सक्षम दिख रही है बीजेपी, कर सकती है, या बंगालियों का भविष्य फिर से वही होने वाला है? क्योंकि आप बहुत लोगों से मिल रहे हैं, आपका सैंपल बहुत बड़ा है। मैंने आपको इसमें पहले ही कहा व्यालू, देखिए फिर मैं कह रहा हूँ, आप अपनी बात इसलिए कंट्राडिक्ट कर रहे हो, या तो मैं रिक्शा वाले की तरह कह दूं कि एक आंधी आ रही है, नहीं, या मैं आपको नहीं, मैं ये कह रहा हूं, या तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ बीजेपी के हक में है सारी चीजें। मेरी बात समझिए कि ग्राउंड पर लोग बीजेपी को वोट देना चाह रहे हैं। अब वो लड़ाई क्या है? वो लड़ाई ये है कि क्या उस जो बेसिक दांव का इंतजार कर रहे हैं बंगाल के लोग, अब तक ममता बनर्जी के किसी एक ऐसे अबूझे दांव का इंतजार कर रहे हैं जो उनको लगता है कि वो आसानी से हार नहीं मानती है। उन्होंने लेवल्स बनाए हुए हैं, आपने देखा होगा। आप ये सोचिए कि कितने अधिकारी बदल चुका है चुनाव आयोग। मैंने इसीलिए आपको 1-2 घटनाएं बताई कि आप ये सोचिए, भवानीपुर के 3 रात के फ्लाइंग स्क्वाड के एक मजिस्ट्रेट और 2 उनके सहयोगियों को सस्पेंड करना पड़ा उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, क्योंकि आराम से जाके बैठ के आराम से चाय पी रहे हैं। और नंदीग्राम के अधिकारी को तो आज किया है जी, नंदीग्राम के अधिकारी को तो आज किया है, मतलब जबकि अब चुनाव में कुछ बदला है, हाँ, ऑब्जर्वर को लिया है। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें हम पिछली बार भी बता चुके। पिछली बार पहले मुझे ये लग रहा था कि ये इतना गलत कैसे हुआ, क्योंकि बहुत सारे चुनाव मैंने प्रिडिक्ट किए, मतलब रिपोर्टिंग के आधार पर, और उसी समय का प्रिडिक्शन है, वो सारे फेसबुक पे पड़े। कोई ये तो है नहीं कि मैं बाद में बता रहा हूँ, तो सब उस पर दिख जाता है, लिखा हुआ दिख जाता है फैसले से पहले। लेकिन हमको यहाँ ये बात प्रिडिक्शन की इसलिए नहीं कोई बात करती है क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि वो वोट में है ही नहीं। जो आदमी आपके सामने बोल रहा है, जिसके पास वोट है, वहां का रहने वाला है, वोट का उसका वोटिंग कार्ड है, अब वो वोटिंग देने ही नहीं जाएगा, या उसका वोट कोई और डाल रहा है,
तब आपका परीक्षण तब क्या हुआ? तो दर्शकों श्रोताओं देखिए, आपके लिए मैंने इस पूरे सवाल को दोबारा पूछा और ये जो बात पुंडीर सर बता रहे हैं इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको ना हो तो रिवर्स करके सुनिएगा कि ये जो प्रिडिक्शन होता है ना कि आ रहे हैं 150 सीटें आ रही हैं, 500 आ रही हैं, 200 आ रही हैं, ये सब दरअसल पत्रकारिता का असल काम नहीं है। पत्रकारिता का असल काम है जमीनी हालात को समझना और उसके आधार पर आप लोगों तक अपने विश्लेषण को पहुंचाना। पुंडीर सर बार बार कह रहे हैं कि ये लड़ाई टीएमसी के स्थापित पूरे निजाम, सिस्टम, व्यवस्था, जिसको आप जो शब्द चुनना चाहें, बनाम उस प्रशासन के बीच है कि भाजपा के वोटर्स या टीएमसी के खिलाफ जो भी वोटर हैं वो वोट दे सकें। कहां कहां रोका जा सकता है, ये सारी बातें तफसील से बताई, विस्तार से बताई पुंडीर सर ने। और चूंकि इनके पास समय की कमी है तो मैं कहूंगा कि सर आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क जो भी देना चाहें, कल चूंकि पहले चरण का चुनाव है वो दें, चूंकि आपका काफी सारी जगहों पर इंतजार हो रहा है, आप बाहर भी निकलेंगे, तो प्लीज आपके कंक्लूडिंग रिमार्क सर। दरअसल ये लड़ाई जो है, मुझे लगता है कि सवाल ये नहीं है कि टीएमसी आती है या बीजेपी आती है, सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग और इस देश की संस्थाएं, जो फेडरल संस्थाएं हैं, वो दिल्ली में बैठे हुए इकोसिस्टम के भारत विरोधी नैरेटिव को और यहाँ चुनाव की प्रक्रिया को साफ कर पाती है या नहीं। मेरे लिए, अगर मुझसे हो सकता है दर्शक इस बात को सुने, उनको लगे कि ये तो बता नहीं रहा है कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी जीतने से जरूरी है कि ये सिस्टम को, जिसने पूरे देश को रोगग्रस्त कर दिया है, और इसको जब कोई आदमी अपनी नंगई को या अपनी उसको बेशर्मी को अपना गहना मान लेता है तो आपका कोई भी गहना उसको मुकाबला नहीं कर पाता। तो वो यहाँ दिखता है जब वो दूसरे राज्यों को गाली देते हैं और वो इसको काउंटर करते हैं कि साहब वो देखिए वो मूर्ख हैं क्योंकि वो बिक गए हैं, तब मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है उस चीज को समझना, क्योंकि ये अंदर तक चला गया, ये अंदर तक गया हुआ है। तो व्यालो की ये जीत या हार इसलिए भी होगी कि 50 साल बाद कोई नेशनल प्रेजेंस वाली पार्टी यहां वापसी करती है या नहीं करती, ये सबसे बड़ा सवाल है जी। तो दर्शकों श्रोताओं, बंगाल पर हम लगातार आपको टटका खबर देते आ रहे हैं। सर अभी फील्ड में हैं, हम इनसे फिर अभी पकड़ लेंगे इनको। आप व्यालोक वाणी को अपना स्नेह और प्रेम इस तरह देते रहें, प्लीज देते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है। धीरेन्द्र सर अपने न्यूज चैनल धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट पर पाए जाते हैं, उस चैनल पर जाएं अगर आपको कुछ मौलिक अनूठी बातचीत सुननी है और सचमुच पत्रकारिता को समझना है। मैं पत्रकारिता के छात्र हूं, अगर मेरे वीडियोस देखते हैं उनसे खास तौर से अपील करूंगा, अगर आप रिपोर्ट लिखनी है और अगर आपको पत्रकारिता, जर्नलिज्म के विभिन्न आयाम जानने हैं तो जरूर देखें धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट। अभी इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय जय सिया राम।